हेलो नमस्कार दोस्तों। ऑल टाइम टॉपर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि एक क्लास हमारी कल हो चुकी थी, ठीक है, हो गई है एक क्लास, यानी कि एक क्वेश्चन अपना जो यूनिट थर्ड है उसका हो चुका है। आज दोस्तों अपना नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, और मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि यहाँ से दोस्तों 20 मार्क्स का, यानी कि टोटल 20 नंबर का यहाँ से अपना मामला पूरा मैटर तैयार होता है इस चैप्टर से, इस यूनिट से, ठीक है। जिसमें अपने दोस्तों दो दो नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 10 नंबर के हो जाते हैं। दो दो नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें कितना मैटर आता है, 10 नंबर का। इसी तरह यहाँ से 5-5 नंबर के 2 प्रश्न बनेंगे आपके लिए, तो वहां से भी 10 क्वेश्चन हो गए, यानी कि टोटल 20 नंबर का अपना यहाँ से मैटर तैयार हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना कि दो दो नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, और 5-5 नंबर के 2 प्रश्न यहां से मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों अपने यहाँ पर टोटल क्वेश्चन कितने हो जाते हैं, तो 7 जो प्रश्न हैं अपने, कितने 7 प्रश्न वो इस चैप्टर से मिलेंगे अपन के, यानी कि दो दो नंबर के कितने हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है, और 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन, तो कितने हो गए 7 प्रश्न हो गए। तो 7 प्रश्न अपने इस चैप्टर से अपन को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करें भाई। तो देखो यहां पर आज अगला जो प्रश्न है वो किसके बारे में दोस्तों, केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध हैं, किस तरह से केंद्र के लिए शक्तियां, कौन कौन सी शक्तियां केंद्र को दी गई हैं, कौन कौन सी शक्तियां राज्य को दी गई हैं, किस तरह की शक्तियां राज्य को हैं, किस तरह का अधिकार राज्य के पास है, उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो भाई देखो शुरू करते हैं। और दोस्तों प्रश्न अपना है कि केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध को समझना है। तो यहां पर प्रश्न क्या कहता है कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। केंद्र और राज्य के संबंध में जो मूल्यांकन है वो अपन को देखना है यहां पर, यानी कि जो रिलेशन है दोस्तों सेंटर और स्टेट के मध्य में, ठीक है। तो और इसी तरह से इस प्रश्न को और किस तरह से कह सकते हैं अपन, केंद्र राज्यों के मध्य वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध। कैसे केंद्र और राज्यों के मध्य कैसे संबंध दोस्तों, वैधानिक संबंध, ठीक है, यानी कि लेजिस्लेटिव संबंध, प्रशासनिक रिलेशन यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, और वित्तीय संबंध यानी कि फाइनेंशियल रिलेशन की अपन यहां पर बात करेंगे। इसके बाद इसी प्रश्न को अन्य तरीके से कैसे, कि भारत में केंद्र और राज्यों के कानून निर्माण संबंधों एवं प्रशासनिक संबंधों की आलोचनात्मक दोस्तों क्या व्याख्या कीजिए। कैसी व्याख्या, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, ठीक है। इसके बारे में इस प्रश्न को अपन को देखना है। तो यहां से ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखो भाई आगे चलें, अब इसका उत्तर देखते हैं अपन। दोस्तों उत्तर क्या बनता है देखो, तो एक एक शब्द को अच्छी तरह से समझते हुए जाना, ठीक है, कि हमको यहां से किस तरह का 2 नंबर का प्रश्न देखने को मिल सकता है, किस तरह से अपन को यहां पर 5 नंबर का प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो देखो यहां पर अपन बात करते हैं दोस्तों, अपन ने क्या देखा प्रश्न, केंद्र और राज्यों के मध्य वैधानिक संबंध, वित्तीय संबंध और प्रशासनिक जो संबंध हैं वो अपन को यहां पर देखने हैं। तो अपन देखते हैं यहां पर कि भारतीय संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली को स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्र राज्य संबंधों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो भारत में कैसा है संविधान शासन प्रणाली दोस्तों, संघात्मक शासन प्रणाली है, ठीक है। उसको स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्यों के संबंधों का अपन विस्तार से वर्णन करेंगे। जैसे कि शुरुआत होती है दोस्तों 1957 में केरल में साम्यवादी सरकार को, कौन सी सरकार को, केरल में जो साम्यवादी सरकार है उस साम्यवादी सरकार को अनुच्छेद 356, कौन सा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत बर्खास्त किया जाने के बाद से केंद्र राज्य संबंध दोस्तों विवाद का विषय बने। क्या बने कि अनुच्छेद 356 जिसके अंतर्गत दोस्तों एक राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वहां की जो सरकार होती है वो सरकार को वहां से हटा दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है, यानी कि सरकार बिल्कुल क्या हो जाती है, उस राज्य की बर्खास्त हो जाती है और वहां पर केंद्र का अधिकार हो जाता है, यानी कि उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। तो केरल में 1957 में दोस्तों ऐसा पहली बार होता है कि वहां की जो सरकार थी, साम्यवादी जो सरकार थी, उसको बर्खास्त कर दिया गया और वहां पर 356 के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो केंद्र और राज्यों के मध्य क्या होगा, टकराव होगा, यानी कि दोस्तों इनके दोनों के बीच में जो संबंध है वो विवाद का विषय बन जाएंगे। किसके, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, कि भाई हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति शासन आप क्यों लगा रहे हो, ठीक है।
तो 1967 के बाद, कब दोस्तों, 1967 के बाद इस अनुच्छेद का कई बार प्रयोग हुआ, और इस राष्ट्रपति शासन जिससे लगाया जाता है, जिस अनुच्छेद के तहत, इस अनुच्छेद का कई बार कई राज्यों में कई बार प्रयोग हुआ, ठीक है, और उस पर राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के आरोप लगे, और ऐसा कहा जाने लगा कि ये जो है केंद्र सरकार जो है ऐसा किस लिए कर रही है, अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर रही है। जैसे कि मान के चलो कि एक केंद्र के अंदर दोस्तों बीजेपी की पार्टी है, मैं कह रहा हूं आप मान के चलो केंद्र के अंदर बीजेपी की पार्टी है, और दोस्तों किसी भारत के अंदर कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं दोस्तों, कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। अब होता क्या है कि 28 राज्यों में से दोस्तों कुछ राज्यों के अंदर क्या है, कांग्रेस की सरकार है या दोस्तों किसी अन्य दल की सरकार है। अब यहां पर क्या होता है कि जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है दोस्तों, वो क्या करती है, जिस राज्य के अंदर उसकी सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर क्या कर देती है बीजेपी की सरकार, राष्ट्रपति शासन लगा देती है, वहां की जो सरकार है, राज्य सरकार है, उसको बर्खास्त कर देती है। अब दोस्तों तो इसी में ये क्या लिख रहा है कि ऐसा क्या कर रहा है, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने, तो बीजेपी जो है वो क्या कर रही है, अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए कि यहां पर भी बीजेपी की सत्ता स्थापित हो, इसके लिए यहां की जो सरकारें हैं अन्य दलों की, उनको क्या कर रही है, बर्खास्त कर रही है, और वहां पर क्या लगा रही है, राष्ट्रपति शासन लगा रही है। क्या क्या कहकर कि यहां पर जो यहां का जो प्रशासन है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, स्थिति बिगड़ रही है, सरकार के अंडर में अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से कहा गया कि ये राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अपन यहां पर बात करें, देखो आगे, इसके बाद अपन बात करें 1977 में जनता पार्टी के नेतृत्व में पहली बार, कब दोस्तों, 1977 में जनता पार्टी के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, यानी कि हमारे देश के अंदर सबसे पहली सरकार कौन सी है, कांग्रेस सरकार है। तो दोस्तों 1977 में एक सरकार बनती है जिसका नाम है गैर कांग्रेसी सरकार, जिसको कहते हैं जनता पार्टी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो थी अपनी दोस्तों बीजेपी की पार्टी की यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। परंतु वह अपना कार्यकाल दोस्तों, कौन, बीजेपी की बात करने, दुरुपयोग की चर्चा रही, क्या पूरा नहीं कर सकी, क्या नहीं कर सकी, तो जनता पार्टी सरकार है वो अपना कार्यकाल जो है वो पूरा नहीं कर सकी, ठीक है। इस दौरान भी केंद्र द्वारा राज्यों के विरुद्ध संवैधानिक अधिकारों के दुरुपयोग की चर्चा रही दोस्तों, क्या रही, इस दौरान केंद्र जो है उसके द्वारा राज्यों के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार जो हैं उनके दुरुपयोग की चर्चा रही, कि जो केंद्र सरकार है वो क्या कर रही है, राज्य सरकारों के जो अधिकार हैं उनको दुरुपयोग कर रही है, उनके अधिकारों को मान नहीं रही है। भाई कौन, केंद्र सरकार, जो राज्य के केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार है वो क्या कर रही है, राज्यों के अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। 44वें संविधानिक संशोधन, कौन सा संशोधन होता है दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन होता है, और उस संशोधन के द्वारा दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था, दुरुपयोग जो हो रहा था राज्य सरकारों के साथ, जो उनके अधिकारों के साथ, उस दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्थाएं की गई, किंतु इसे पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया, दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्थाएं तो की गई, लेकिन जो दुरुपयोग हो रहा था उस दुरुपयोग को पूर्ण तरह से समाप्त नहीं किया गया। यानी कि राज्य सरकारों के जो अधिकार थे उन अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है। उसको दोस्तों उन दुरुपयोगों को रोकने के लिए 44वां संविधान संशोधन होता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं रोका गया। अब देखो 1989 के बाद अल्पसंख्यक सरकारों के कारण इस अनुच्छेद का दुरुपयोग कम हुआ दोस्तों। क्या 1989 के बाद अल्पसंख्यक सरकारें, यानी कि कुछ अन्य दल बनते हैं, तो अल्पसंख्यक सरकार दोस्तों, अल्पसंख्यक सरकारों के कारण इस अनुच्छेद को दुरुपयोग कम होता है, यानी कि अन्य बहुत सारी सरकारें बन जाती हैं, बीजेपी जनता पार्टी के अलावा भी अन्य दल बनते हैं, अन्य सरकारें बनती हैं। तो दोस्तों वहां जब देखा जाता है कि और भी दल हैं तो वो भी अगर उनके साथ दुरुपयोग होगा तो भी इसका विरोध करेंगे, तो वहां उसकी यानी कि दोस्तों सरकार जो है दुरुपयोग को कम करती है, जो केंद्र सरकार है, ठीक है। और इस तरह से इस अनुच्छेद का प्रयोग जो है अब कम होने लगा था, जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाने लगा है उसका कम उपयोग होने लगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपन यहां पर आगे देखते हैं। तो पहला आता है दोस्तों केंद्र और राज्यों के मध्य कौन सा संबंध, वैधानिक संबंध, यानी कि लेजिस्लेटिव रिलेशन की अपन यहां पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखो इसके अंदर कई सारे पॉइंट हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य दोस्तों कैसे वैधानिक संबंध है। केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक संबंध की अपन यहां पर बात करें तो संविधान के अध्याय 11, कौन सा अध्याय दोस्तों, अध्याय 11 है, ठीक है। अनुच्छेद 245 से लेकर के और अनुच्छेद 255 तक, कौन सा, अनुच्छेद 245 से लेकर के अनुच्छेद 255 तक, अध्याय 11 में अपन क्या देखते हैं, वैधानिक संबंधों में दोस्तों देखते हैं। तो विशेष रूप से अनुच्छेद 246 में, कौन सा अनुच्छेद है, 246 में
तीन सूचियों के माध्यम से कानून बनाने की शक्तियों का विभाजन किया गया है। क्या किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद जो 246 है उसमें तीन सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो है उनके माध्यम से कानून बनाने की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का क्या किया गया है? विभाजन किया गया है कि कौन सी शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी, कौन सी शक्ति राज्य सरकार के और कौन सी शक्ति अपनी दोनों के पास होगी। तो देखो यहां पर बात करें दोस्तों संघ सूची, पहली सूची आती है यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची की अपन यहां पर बात करें, क्या होती है भाई संघ सूची? देखो तो दोस्तों इसमें 98 विषय शामिल हैं। कितने हैं? 98 विषय शामिल हैं। वर्तमान में मैं आपको बता दूं इसमें दोस्तों 100 विषय शामिल हैं। कितने विषय शामिल हैं? तो इसमें 100 विषय शामिल हैं। कितने विषय हैं वर्तमान में? तो भैया इसमें 100 विषय हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय संसद को है। क्या दोस्तों? इन विषयों पर जो ये 100 विषय हैं, यानी कि मूल संविधान में दोस्तों कितने थे? 97 विषय थे। अब कितने हैं? 100 विषय हैं। तो 97 मूल संविधान में थे, वर्तमान में 100 हैं। तो इन 100 विषयों पर दोस्तों कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको है? केंद्र सरकार को है। ठीक है, राज्य सरकार का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। इसमें सिर्फ निर्णय कौन लेगी? तो केंद्र सरकार लेगी। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, विषय जैसे रक्षा, राष्ट्रीय महत्व दोस्तों, रक्षा यानी कि अपनी डिफेंस की बात करें, यानी कि अपनी जो सीमा क्षेत्र है उसकी रक्षा की बात करें दोस्तों अपन। ठीक है, विदेशी मामलों की बात करें, विदेशों के साथ संबंध बनाना। ठीक है, विदेशों के साथ अपने भारत के क्या संबंध हैं? विदेश नीति दोस्तों, व्यापारिक संबंध की बात करें अपन, प्रशासनिक संबंधों की बात करें, वैधानिक संबंधों की विदेशों के साथ बात करें, तो उसमें केंद्र सरकार इंटरफेयर करेगी, यानी कि ये शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। डाक एवं तार व्यवस्था दोस्तों, यानी कि उनसे संचार व्यवस्था की यदि बात है तो कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। उनसे रेलवे यानी कि रेल के माध्यम से जुड़ने की बात है अन्य देशों के साथ में, तो कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। मुद्रा की बात है तो दोस्तों कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। इसके अलावा भी अन्य विषय हैं जिनमें टोटल अपने 100 विषय हो जाते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद अपन यहां पर बात करते हैं दोस्तों राज्य सूची की, यानी कि स्टेट लिस्ट की यहां पर अपन बात करें। किसकी? स्टेट लिस्ट की। तो ये हो गई अपनी दोस्तों संघ सूची। अब बात करेंगे अपन राज्य सूची की। देखो राज्य सूची क्या है? इसमें दोस्तों विषय कितने हैं? 62 विषय हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? 61 विषय हैं दोस्तों। कितने हैं टोटल? 61 विषय वर्तमान में हैं। मूल संविधान में कितने थे दोस्तों? बताइए। मूल संविधान में इसमें 66 विषय थे। अब कितने हैं? 61 विषय हैं। यहां पर बात करें इन पर कानून बनाने का अधिकार, जो ये अपने 61 विषय हैं दोस्तों, इन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार को है। ठीक है, इसमें दोस्तों बात करें क्षेत्रीय महत्व के विषय, जैसे कृषि की बात करें दोस्तों, स्थानीय प्रशासन की बात करें, किसकी? स्थानीय प्रशासन की बात करें, जैसे अपनी पुलिस होती है, थाने होते हैं, इनकी बात करें। ठीक है, स्वास्थ्य की बात करें, यानी कि हॉस्पिटल, चिकित्सा सुविधाओं की बात करें। ठीक है, पुलिस की बात करें दोस्तों, जेल की बात करें, सड़कों की बात करें, आदि रखे गए किसमें? राज्य सूची में। यानी कि इन पर निर्णय कौन लेगी? राज्य में जो सड़कें बनती हैं दोस्तों, जिले के अंदर जो सड़कें बन रही हैं, गांव के अंदर जो सड़कें बन रही हैं, तहसील में जो सड़कें बन रही हैं, उनकी बात करें। ठीक है, इसके अलावा जेल की बात करें, किसी राज्य के अंदर कोई जेल है दोस्तों तो उसका रखरखाव की बात करें, उससे संबंधित कानून की बात करें, तो कौन? राज्य सरकार बना सकती है। स्वास्थ्य की बात करें, पुलिस की बात करें, राज्य की जो पुलिस होती है, हर राज्य की अलग अलग पुलिस होती है, तो उस पुलिस के लिए जो भी दोस्तों शक्तियां होती है वो राज्य सरकार के पास में होती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अपना अलग से समवर्ती सूची, यानी कि दोस्तों कॉन्करेंट लिस्ट की अपन बात करें, यानी कि इसमें कितने विषय हैं दोस्तों? 52 विषय हैं। कितने विषय हैं? इसमें टोटल 52 विषय हैं। कितने हैं? 52 विषय हैं। देखो इन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र और राज्य दोनों को है, यानी कि इसमें जो दोस्तों विषय हैं 52 विषय, इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। ठीक है, परंतु दोस्तों किसी विरोध की स्थिति में है, यदि दोनों विरोध की स्थिति में है तो ज्यादा शक्ति किसके पास होगी? केंद्र सरकार के पास होगी। तो वहां पर दोस्तों केंद्र को उसमें प्रधानता मिलेगी, केंद्रीय कानून को प्रधानता मिलेगी। इसमें विवाह एवं तलाक, निवारक नजरबंदी, न्याय प्रशासन, शिक्षा और वन आदि जो विषय हैं दोस्तों इसमें शामिल होते हैं। यदि दोनों मतभेद होता है, दोनों के अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में वनों से संबंधित मामले में मतभेद होता है, विवाह या तलाक से संबंधित कोई मामला उसमें मतभेद होता है, न्याय प्रशासन से संबंधित कोई मामला उसमें मतभेद होता है, तो उसमें जो केंद्र सरकार होगी, उसमें जो केंद्र होगा उसको प्रधानता मिलेगी। किसको? केंद्र को प्रधानता मिलेगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आती हैं अवशेष शक्तियां। कौन सी शक्तियां? अवशेष शक्तियों की बात करें दोस्तों तो इसमें आता है अनुच्छेद 248 की बात करते हैं अपन। कौन सा अनुच्छेद? 248 के अनुसार जो विषय दोस्तों किसी भी सूची में
नहीं है। ये ना तो ऐसे वो विषय ना तो जो कि केंद्र की संघ सूची में है, ना ही राज्य सूची में है, और ना ही समवर्ती सूची में है। तो ऐसे जो विषय हैं उनकी बात करें दोस्तों, उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्रीय किसको होगा? संसद को होगा। किसको होगा? तो ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय संसद को दिया जाएगा, यानी संसद करेगी। कौन से विषयों पर? अवशेष शक्तियों की बात करें, कितने, कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 248 के अनुसार। तो ये बात समझ में आई यहां तक? आगे चलो भाई। तो देखो ये बात हो जाती है दोस्तों अपनी किसकी? वैधानिक संबंधों में, अपनी सूचियों की। इसके बाद अपन बात करते हैं कि राज्य जो सूची है, कौन सी राज्य सूची में जो केंद्रीय संसद है उसका हस्तक्षेप, किसका? सेंट्रल पार्लियामेंट का दोस्तों किसमें हस्तक्षेप? राज्य में हस्तक्षेप। किसमें? राज्य सूची में, स्टेट लिस्ट में हस्तक्षेप किसका? केंद्रीय संसद का। कैसे करती है केंद्रीय संसद? तो देखो सामान्यतः राज्य सूची जो है दोस्तों उसके विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य विधानमंडल को है। किसको है? राज्य विधानमंडल को है। यानी कि राज्य सूची के जो भी विषय हैं, कितने विषय थे राज्य सूची में दोस्तों? मैंने अभी बताया था 61 विषय थे। इन 61 विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसका है? राज्य विधानमंडल का है। ठीक है, परंतु संविधान ने कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्रीय संसद को यह अधिकार प्रदान किया है। लेकिन कुछ विशेष मामले, कुछ विशेष परिस्थितियां आ जाएं तो दोस्तों वहां पर किसको अधिकार दिया गया है? केंद्रीय संसद को अधिकार दिया जाएगा कि वो यहां पर इंटरफेयर कर सकती है, इन मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, राज्य सूची से जो संबंधित हैं। ठीक है, जैसे देखो भाई, राज्यसभा का 2/3 बहुमत प्रस्ताव, कौन सा? राज्यसभा जो है उसका 2/3 बहुमत प्रस्ताव दोस्तों, यदि राज्यसभा किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, क्या कर दे? यदि राज्यसभा किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उसमें केंद्रीय संसद हस्तक्षेप कर सकती है दोस्तों। अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल लगाना, किसी देश, किसी राज्य के अंदर क्या लगा देना दोस्तों? किसी राज्य के अंदर आपातकाल लगा देना। देश या किसी राज्य में संकट काल में लागू होने पर अनुच्छेद 352 के तहत क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता है। क्या घोषित कर दिया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल। कौन घोषित करता है? केंद्रीय सरकार घोषित करती है, यानी कि केंद्र की संसद जो होती है। ठीक है, अनुच्छेद 356 के अधीन दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आपको पता है किसी राज्य की यदि प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ती है, सरकार जो है उसको नहीं संभाल पाती है दोस्तों, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन कौन लगा देती है? केंद्र सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देती है। यानी कि अब वहां पर राज्य सरकार नहीं है, अब वहां पर कौन है? अब वहां पर केंद्र सरकार का शासन चल रहा है। किसका? केंद्र सरकार शासन कर रही है, यानी कि केंद्र के अनुसार वहां पर प्रशासन काम करेगा, ना कि राज्य के अनुसार। वहां की जो राज्य सरकार है वो बर्खास्त हो जाएगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत अधीन दोस्तों राष्ट्रपति शासन, राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाने पर, मैंने अभी समझाया था, राज्य की सरकार विफल हो जाए तो वहां पर केंद्रीय शासन लागू कर दिया जाता है, नहीं राष्ट्रपति शासन। 2 या अधिक राज्यों का अनुरोध, 2 या अधिक राज्यों का अनुरोध, क्या अनुरोध? विधानसभाओं द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर, किसके द्वारा? विधानसभाओं द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर। ठीक है भाई, ऐसा कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा दोस्तों, ऐसा प्रस्ताव केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा यदि विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ऐसा कानून केवल, जैसे देखो भाई, अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करने हेतु, अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करने हेतु कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि होती है, समझौता होता है दोस्तों, उसको लागू करने, यानी कि राज्य मान के चलो कोई राज्य किसी अन्य देश के साथ में कोई अंतरराष्ट्रीय समझौता करेगा तो उसको केंद्र की अनुमति लेनी पड़ेगी कि नहीं? लेनी पड़ेगी, तो वहां पर केंद्र इंटरफेयर करेगा। ठीक है, इसी तरह से यहां पर बात करें राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन से संबंधित, किसी राज्य की सीमा में कोई परिवर्तन होता है, किसी राज्य का कोई जिला जो कि सीमा पर है वो अन्य राज्य में शामिल होता है, तो वहां पर दोस्तों वहां पर जो निर्णय लेने का जो अधिकार होगा वो केंद्र सरकार का होगा। किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। ठीक है, इसके बाद अपन यहां पर बात करते हैं प्रशासनिक संबंध, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की यहां पर अपन दोस्तों बात करें। किसकी? एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की यहां पर अपन बात करते हैं। देखो संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 में, कौन सा अनुच्छेद है? संविधान का अनुच्छेद है 256,
से लेकर अनुच्छेद 263। तो देखो ये है दोस्तों कौन सा, प्रशासनिक संबंध। अभी बात की थी अपन ने वैधानिक संबंध की, तो एक तो हो गया अपना वैधानिक संबंध, एक इसके बाद आता है दोस्तों अपना प्रशासनिक संबंध यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। तो अनुच्छेद 256 से 263 में केंद्र और राज्यों के मध्य दोस्तों प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किया गया है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। अब राज्य और केंद्र के मध्य जो प्रशासनिक संबंध है उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है दोस्तों उनके बारे में अपन देखते हैं। देखो दोहरा प्रशासन यानी कि डुअल पॉलिटी, इसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था। यानी कि दोस्तों देखो अपने 8 केंद्र शासित प्रदेश है, अपने भारत के अंदर 28 राज्य हैं, ठीक है। तो दोस्तों इन 28 राज्यों में बात करें, इन 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें और एक अपने केंद्र की सरकार की बात करें, तो दोस्तों इनके जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है बिल्कुल अलग अलग होती है। 28 राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था अलग होती है, एक जैसी होती है। उसके बाद 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो थोड़ी अलग होती है। इसके अलावा क्योंकि दोस्तों आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं होता, क्यों नहीं होता कि यूटी जो होते हैं उनमें क्या नहीं होता है, सीएम नहीं होता है, उनमें दोस्तों उपराज्यपाल यानी कि उपराज्यपाल होता है। कौन होता है? उपराज्यपाल होता है। तो यहां पर अपन बात करते हैं भारत में द्वैध शासन व्यवस्था है। कैसी है? द्वैध शासन व्यवस्था है। केंद्र का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम पर तथा राज्य का प्रशासन राज्यपाल के नाम पर चलता है। केंद्र का प्रशासन तो राष्ट्रपति के नाम पर होता है और राज्य का प्रशासन राज्यपाल का जो राज्य होता है उसका प्रशासन राज्यपाल के नाम पर होता है। तो इस तरह से दोस्तों यहां पर अपन बात करते हैं भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, द्वैध शासन व्यवस्था होती है। कैसी? द्वैध शासन व्यवस्था होती है। ऐसा थोड़ी है कि राज्य में भी राष्ट्रपति के नाम पर शासन चल रहा है, नहीं। केंद्र में राष्ट्रपति के नाम पर, राज्य में राज्यपाल के नाम पर शासन चलता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों केंद्रीय प्रशासन को प्रमुखता दी गई है। क्या? केंद्रीय शासन को प्रमुखता यानी कि दोस्तों यहां पर प्रधानता कह सकते हैं। तो प्रायोरिटी टू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, क्या प्रायोरिटी दोस्तों किसको दी गई है? इसमें केंद्र सरकार को। यानी कि अनुच्छेद 256 की पर अपन बात करते हैं। कौन सा? अनुच्छेद 256। देखो भाई, राज्य प्रशासन का दायित्व है कि वह पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन सुनिश्चित करे। क्या? राज्य प्रशासन का क्या दायित्व है कि वे पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों का क्या करे? पालन करे, ठीक है। क्या करे? उन पालन सुनिश्चित करे, ठीक है। और यानी कि जो पार्लियामेंट है वो कहां पर, संसद कहां पर है? केंद्र में। संसद कहां पर है? केंद्र में। दिल्ली में ही तो है अपनी संसद। तो संसद जो केंद्र में है जिसके द्वारा जो कानून बनाए गए हैं राज्यों के लिए वो उसको मानने पड़ेंगे, वो उसका दायित्व है, उत्तरदायित्व है किसका? राज्यों का, ठीक है। इसके बाद केंद्र के राज्यों में बाधा ना होना, बाधा ना हो दोस्तों, केंद्र के कार्यों में क्या ना हो? बाधा ना आए। अनुच्छेद 257 में ऐसा कहा गया है कि केंद्र के राज्यों में बाधा ना आए, यानी कि दोस्तों राज्य ऐसा कोई कार्य ना करे, राज्य ऐसा कोई भी काम नहीं कर दे जिससे दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्यों में क्या आ जाए? बाधा आ जाए। क्या आ जाए? बाधा आ जाए। तथा आवश्यक डायरेक्शंस का पालन करे, यानी कि उसको जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो उन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार काम करे। कौन? जो राज्य सरकार है। वो अलग से कोई इस तरह के अपने निर्णय ना ले जिससे केंद्र को क्या हो? दिक्कत पैदा हो भाई, ठीक है। केंद्र को क्या हो? दिक्कतें आए। इसके बाद अपन बात करें यहां पर दोस्तों निर्देश एवं उत्तरदायित्व की। किसकी? निर्देशों की एवं उत्तरदायित्वों की अपन यहां पर बात करते हैं, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अनुच्छेद 258 की बात करें, ठीक है। अनुच्छेद 258 की बात करें तो देखो केंद्र राज्यों को आवश्यक कार्य सौंप सकता है, बिल्कुल सौंप सकता है भाई। जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को कोई भी आवश्यक काम जो है सौंप सकता है। जैसे अभी एसआईआर हो रही है, क्या हो रही है? हर राज्य के अंदर दोस्तों एसआईआर हुई, ठीक है, जिसमें दोस्तों देखा गया मतदाताओं के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी की गई थी। तो वहां पर राज्यों के लिए क्या दी गई? एक जिम्मेदारी दी गई, एक काम सौंपा गया, आपको एक काम बड़ी तरीके से करना है, ठीक है। और उन्हें इंस्ट्रक्शन दे सकता है, और उन्हें क्या दे सकता है दोस्तों? इंस्ट्रक्शन, कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है। कौन? केंद्र सरकार जो है। इसके बाद अपन बात करें केंद्रीय संपत्ति की सुरक्षा। किसकी सुरक्षा? केंद्रीय संपत्ति जो है उसकी सेफ्टी। क्या दोस्तों? उसकी सेफ्टी। जैसे कि देखो राज्यों का दायित्व है कि वह अपने क्षेत्र में स्थित क्या दोस्तों? रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ आदि की दोस्तों क्या करे? सुरक्षा करे। बिल्कुल रेलवे दोस्तों किसके? रेलवे की बात करें, रेलवे जो है किसका काम है? तो रेलवे जो है इसमें जो निर्माण कार्य होता है, जो भी काम होता है दोस्तों रेल परिवहन से संबंधित वो केंद्र सरकार का होता है, केंद्र करती है, केंद्र पैसा लगाती है यहां पर। तो यहां पर दोस्तों ये सुविधाएं राज्यों के लिए दी जा रही हैं, तो राज्य का उत्तरदायित्व है कि यहां पर जो सुविधाएं तुमको दी गई हैं उनकी केयर करना, उनकी सेफ्टी करना आपकी जिम्मेदारी है। क्या है? आपकी जिम्मेदारी है।
इसके बाद है दोस्तों नदी जल का वितरण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर। क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर की बात करें, यानी कि जो नदियां हैं उनका जल का वितरण राज्यों के अंदर होता है ना, जो नदी बहती है उनके जल का वितरण, कितना पानी कौन सा राज्य लेगा। तो दोस्तों एक से अधिक राज्यों में बहने वाली नदियों के जल वितरण पर केंद्र निर्णय ले सकता है तथा पार्लियामेंट कानून बना सकती है। कौन, जैसे दोस्तों कोई नदी है, उस नदी पर दोस्तों वो नदी 3 राज्यों के अंदर बहती है, जैसे कि दोस्तों यहां पर कोई नदी 3 राज्यों के अंदर बहती है, जैसे सिंधु नदी हुई, ठीक है, रावी नदी, चेनाब नदी है दोस्तों। इसके अलावा जैसे चंबल नदी है दोस्तों, चंबल नदी जो कि मध्य प्रदेश में बहती है। क्या दोस्तों चंबल नदी की बात करें जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश में बहती है, फिर राजस्थान में बहती है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में बहती है। अब दोस्तों यहां पर जो जल का वितरण है वो केंद्र सरकार, अगर यहां पर राज्यों के मध्य कोई भी विवाद होता है इस नदी जल को लेकर के कि ये नदी का जल है और मध्य प्रदेश कह देता है कि मेरे यहां से उद्गम हो रहा है और मैं इसको अपने ही यहां पर रखूंगा भाई, तो इसके ऊपर निर्णय कौन लेगी, केंद्र सरकार लेगी। कौन लेगी, केंद्र इस पर निर्णय लेगा दोस्तों, और संसद क्या बनाएगी, पार्लियामेंट जो है क्या बनाएगी, इस पर कानून बना देगी। ठीक है, कि कौन कितना जल जो है यहां से लेगा, कितना विद्युत का उत्पादन होगा, कितनी विद्युत को कौन सा राज्य जो है उपयोग में लेगा। इसके बाद दोस्तों है राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर की अपन यहां पर बात करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कहां होता है, केंद्र में। तो इस तरह से दोस्तों राज्यपाल की जो नियुक्ति है, यानी कि गवर्नर की जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट के द्वारा, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट यानी कि भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है दोस्तों, अपने द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो यहां पर की जाती है। और वह केंद्र राज्य के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करता है। कौन, गवर्नर जो होता है वो दोस्तों राज्य सरकार जो चल रही होती है किसी राज्य के अंदर, और दोस्तों केंद्र जो है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य एक सेतु का काम करता है, पुल का काम करता है। कौन, जो गवर्नर होता है दोस्तों, कौन, जो गवर्नर होता है। इसके बाद अपन बात करें यहां पर देखो अगला पॉइंट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। किसकी, जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं दोस्तों, कौन है, जो जस्टिस हैं दोस्तों, जस्टिस हो रहा है, जो न्याय जज हैं दोस्तों, कौन है, जो जज हैं, उन जज की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार के दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्ति की जाती है। किसकी, दोस्तों उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जो होता है हर राज्य के अंदर, उस हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उन न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपातकालीन प्रावधान यानी कि दोस्तों इमरजेंसी प्रोविजन की अपन यहां पर बात करें, अनुच्छेद 352 की बात करें तो देखो आपातकालीन प्रावधान, सशस्त्र विद्रोह या उसकी आशंका की स्थिति में इमरजेंसी घोषित कर राज्य प्रशासन केंद्र अपने हाथ में ले सकता है दोस्तों। यदि क्या हो जाता है भारत के अंदर दोस्तों, राज्यों के अंदर कोई विवाद हो जाता है, कोई दंगा हो जाता है बहुत बड़ा दोस्तों, तो वहां पर केंद्र सरकार उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर सकती है, या फिर उस केंद्र राज्य सरकार के दोस्तों सारे निर्णय या फैसलों को अपने अनुसार ले लेती है, यानी कि अब राज्य सरकार के पास कोई शक्ति नहीं रहती है। अब जो शक्ति होती है राज्य की वो किसके अंदर में आ जाती है, केंद्र में। क्यों, क्योंकि देश के अंदर या दोस्तों देश किसी दूसरे देश के साथ में युद्ध की संभावना बढ़ रही होती है, तो वहां पर केंद्र अपने हाथ में क्या ले लेती है, सारे देश की जो है संपूर्ण शक्ति है सारे राज्यों की, उसको अपने हाथ में ले सकती है। ठीक है, तो ये दोस्तों सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में होता है। आपातकालीन अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 दोस्तों, प्रेसिडेंट रूल की बात करें अनुच्छेद 356, इसको याद रखना, इसको भी याद रखना। ठीक है, राज्य में दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की बात करें, यदि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी विफल हो जाए, यानी कि जो संविधान के अनुसार दोस्तों जो निर्णय जो फैसले लिए जाते हैं, संविधान के अनुसार जो कानून व्यवस्था देश में चल रही है, यदि वो विफल हो जाती है किसी राज्य के अंदर, कोई राज्य किसी संविधान के अनुसार नहीं चल रहा होता, अपनी मनमानी कर रहा होता है, तो राज्य सरकार विफल हो जाती है दोस्तों प्रशासन को संभालने में, ठीक है, राज्य को चलाने में। तो वहां पर केंद्र सरकार अब क्या कर देती है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देती है उस राज्य के अंदर, और इसके अलावा उस राज्य की जो शासन व्यवस्था है उसको अपने हाथ में ले लेती है। ठीक है, विफल होने पर राज्य सरकार को बर्खास्त कर देती है और प्रशासन जो है दोस्तों उसको केंद्र संभालता है। कौन संभालेगा, केंद्र संभालेगा। कब, अनुच्छेद 356 जब लगेगा। अंतरराज्य परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल की दोस्तों अपन यहां पर बात करते हैं। देखो भाई, राज्यों के आपसी विवादों एवं संतुलित विकास, राज्यों के आपसी विवादों, कोई दो राज्य हैं, उन दोनों राज्यों के मध्य क्या दोस्तों कोई नदी को लेकर के कोई विवाद हो रहा है, किसी नदी जल को लेकर के विवाद हो रहा है, नदी जल पर बनने वाली जो विद्युत है उस विद्युत को लेकर के कोई विवाद हो रहा है,
कोई अन्य काम को लेकर के कोई विवाद हो रहा है तो उसके लिए गठित है दोस्तों संतुलित विकास के लिए गठित है, जिसके सदस्य प्रेसिडेंट कौन दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। राज्यों के आपसी विवादों और संतुलित विकास के लिए गठित दोस्तों, जिसके सदस्य कौन होंगे, प्रेसिडेंट होंगे। प्रेसिडेंट जो है उसके द्वारा नियुक्त होते हैं, यानी कि राज्यों के आपसी विवादों को सुलझाने के लिए प्रेसिडेंट किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा कि इनके विवादों को आप सुलझाओ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है अपना अखिल भारतीय सेवाएं, यानी कि ऑल इंडिया सर्विस की बात करें एवं संघ लोक सेवा आयोग जो परीक्षाएं कराता है यूपीएससी दोस्तों, कौन सी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, यूपीएससी की यहां पर अपन बात करें दोस्तों, पूरे देश के लिए प्रशासनिक सेवकों की भर्ती, आईएएस की भर्ती, आईईएस की भर्ती दोस्तों इनकी बात करें तो यूपीएससी द्वारा की जाती है, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य दोस्तों प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। यानी कि यूपीएससी के जो संघ लोक सेवा आयोग की जो भर्तियां होती हैं उन भर्तियों की बात करें दोस्तों, वो भर्तियां संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, ठीक है। और इसके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति करता है। कानून व्यवस्था में निर्भरता, इसमें कानून व्यवस्था में निर्भरता यानी कि डिपेंडेंसी इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर की यदि अपन यहां पर बात करें, ठीक है, तो देखो भाई सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज यानी कि अपनी जो इंडियन नेवी है, इंडियन आर्मी है दोस्तों, इनकी बात करें, किसकी, इंडियन नेवी की बात करें, इंडियन आर्मी की बात करें, उन पर केंद्र का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है, केंद्र का अधिकार होता है। आप देखते होंगे कि कहीं युद्ध हो जाता है दोस्तों सीमा पर, जब सीमा पर युद्ध की संभावना होती है तो किसी राज्य से वहां पर जो लगी हुई सेना है वो किसी राज्य से निर्णय लेगी दोस्तों, सुझाव लेगी, या फिर केंद्र सरकार से सुझाव लेगी। तो वो केंद्र सरकार से क्या करती है, बातचीत करती है। किससे, केंद्र सरकार से बातचीत करती है, ना कि किसी राज्य सरकार से, ठीक है। तो वहां पर केंद्र यदि दोस्तों वहां पर फैसला दे देता है कि आप युद्ध करो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, निर्णय लेना आपके हाथ में, तो भाई तो वहां पर किससे निर्णय लिया जाता है, केंद्र सरकार से निर्णय लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आवश्यकता पड़ने पर राज्य कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु उनकी सहायता लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों, आवश्यकता पड़ने पर, जब नीड हो दोस्तों, राज्य जो है कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु उनकी सहायता लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये तो हो जाती है दोस्तों अपनी, देखो यहां पर प्रशासनिक संबंधों की बात हो गई, वैधानिक संबंध हो गए अपने, उसके बाद प्रशासनिक संबंध हो गए अपने, ठीक है। अब बात करेंगे भैया अपन कौन सा दोस्तों, वित्तीय संबंधों की, फाइनेंशियल रिलेशंस की बात करेंगे अपन, किसकी, फाइनेंशियल रिलेशन की अपन यहां पर बात करेंगे, यानी कि पैसा की बात करेंगे अब अपन। देखो भैया संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच दोस्तों आय के साधनों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। किसका, जो आय के साधन हैं जिनसे राज्य को और केंद्र को क्या होती है, आय होती है, इनकम होती है, उनकी बात करेंगे। तो देखो इसके दोस्तों मुख्य पक्ष निम्नलिखित हैं। जैसे केंद्र सरकार की आय के क्या क्या साधन हैं उनके बारे में देखें तो देखो केंद्र सरकार की आय कहां कहां से होती है, निम्न करों से राजस्व एकत्र करती है केंद्र सरकार, जैसे कि इनकम टैक्स, इनकम टैक्स यानी कि हमारी इनकम पर लगने वाला जो टैक्स होता है उसको, उससे आय होती है दोस्तों। जैसे किसी व्यक्ति को दोस्तों 50,000 रुपए क्या मिलती है, तनख्वाह मिलती है, तो वहां पर दोस्तों सरकार उस पर क्या लगाती है, टैक्स लगाती है, कुछ टैक्स लगाती है। हर महीने 50,000 मिलती है, किसी को 1 लाख मिलती है, तो सरकार वहां पर उसमें से कुछ काट लेती है, टैक्स लगा देती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं दोस्तों इनकम टैक्स, आयकर, ठीक है। तो जैसे हर व्यक्ति के दोस्तों मान के चलो यहां से 2,000 रुपए कट जाते हैं, कितने, 2,000 रुपए कटते हैं हर व्यक्ति के दोस्तों, ठीक है। मान के चलिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो तो बहुत सारे हैं, और तनख्वाह जो है किसी की 50,000 है, किसी की 1 लाख है, तो वहां उसके हिसाब से वहां तनख्वाह जो है दोस्तों वहां पर कटती जाती है, ठीक है, टैक्स कटता है। आय निर्यात कर यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स की अपन यहां पर बात करते हैं। ये किसी देश के साथ में, ठीक है, किसी देश के साथ में केंद्र सरकार क्या कर रही है, माल का आयात निर्यात कर रही है, तो वहां पर क्या लगते हैं, टैक्स लगता है, क्या लगता है, टैक्स लगता है, ठीक है। जैसे दोस्तों किसी दूसरे देश से क्या आता है, माल आता है हमारे देश के अंदर, क्या आता है, माल आता है हमारे देश के अंदर। अब दोस्तों वो देश जो दूसरा देश है हमारे देश के अंदर क्या लाया, माल लेके आया, अपना माल बेचने को लाया। अब जब ये यहां पर माल लेकर के आएगा बेचने के लिए, तो हम इस पर क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे कि भाई तेरे को हमारे देश के अंदर माल बेचना है तो हम क्या लगाएंगे, तेरे पर टैक्स लगाएंगे। जैसे ये किसी वस्तु को दोस्तों यहाँ पर 100 रुपए की वस्तु है, तो ये जो वस्तु यहाँ से 100 रुपए की बना करके लाया, तैयार करके लाया कि मेरे को 100 रुपए की वस्तु भारत को बेचनी है, तो भाई भारत में जब ये वस्तु बिकेगी तो ये कितने की बिकेगी, जैसे 120 रुपए की वस्तु बिकेगी, कितने की, 120 रुपए की। तो दोस्तों 20 रुपए यहां पर भारत ने क्या ले लिया, इस पर से
टैक्स ले लिया, यानी कि टैरिफ बोलते हैं ना इसको, टैरिफ, वो टैरिफ यही है भैया जो अभी ट्रंप के द्वारा जो लगाया जा रहा है ना सारे देशों पर कि इस पर टैरिफ लगा दिया, यहां पर इस देश पर टैरिफ लगा दिया, भारत पर इतना % टैरिफ लगा दिया। तो यानी कि ये टैरिफ है दोस्तों। यहाँ 100 रुपए की वस्तु ली थी, यहाँ पर दोस्तों जब ये यहाँ पर जब भारत में बेची जाएगी तो 120 की बेची गई, यानी कि कितना % टैरिफ लगा दिया, 20% टैरिफ लगा दिया। कितना %? तो 20% का टैरिफ लग गया। ठीक है भाई, आई बात समझ में? ठीक है। इसके बाद देखो भाई, तो ये हो गया दोस्तों अपना आयात निर्यात कर। इसके बाद आता है दोस्तों एक शुल्क उत्पाद कर। कौन सा? शुल्क उत्पाद कर, यानी कि एक्साइज ड्यूटी की बात करें। जो वस्तुएं दोस्तों राज्य के अंदर से क्या होती है, उत्पादित होती है, जैसे खनिज हैं राज्य के अंदर से उत्पादित होते हैं तो उन पर टैक्स लगाया जाता है। खनिज जो खनन क्षेत्र होता है या पेट्रोलियम निकाला जाता है तो वहां पर क्या लगाया जाता है, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, शुल्क उत्पाद कर लगाया जाता है। निगमों पर कर दोस्तों, कॉर्पोरेशन टैक्स की बात करें, ये लगाया जाता है। यहां से राज्य को, केंद्र को क्या होती है, आय होती है, यहां से केंद्र को आय होती है। भूमि कर यानी कि लैंड टैक्स की बात करें दोस्तों, कृषि भूमि के अतिरिक्त यानी कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, क्या होती है, इमारतें होती हैं, उन पर क्या लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। तो लैंड टैक्स की बात करें दोस्तों, यहां पर संपत्ति कर, वेल्थ यानी कि किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, ठीक है, यानी कि आय से अधिक संपत्ति होना, तो दोस्तों वहां पर उस पर क्या लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। क्या लिया जाएगा, उससे टैक्स लिया जाएगा कि भाई इतनी संपत्ति तुम पर आ कहां से रही है, तुम पैसा कमा रहे हो ज्यादा, और जब तुम पैसा ज्यादा कमा रहे हो भाई तो वहां पर तुमसे क्या लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। शेयर बाजार की बात करें दोस्तों, से संबंधित टैक्स, ठीक है, टैक्स रिलेटेड विद स्टॉक एक्सचेंज की बात करें जो कि वर्तमान में बहुत चर्चा में है। यात्री कर दोस्तों, रेलवे, समुद्र एवं हवाई जहाज, आप हवाई जहाज में यात्रा करते हो, रेल में यात्रा करते हो आप दोस्तों, ठीक है, समुद्र से यात्रा करते हो, बस में भी यात्रा करते हो, प्राइवेट बस में, तो वहां पर आपसे क्या लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है। क्या लगाया जाता है, उस पर टैक्स लगाया जाता है, यात्री कर। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार के क्या है दोस्तों, आय के साधन होते हैं। क्या होते हैं, आय के साधन होते हैं, यानी कि यहां से दोस्तों अपन की जो केंद्र सरकार है उसको क्या होती है, आय होती है। इसके बाद आता है विज्ञापन कर, एडवर्टाइजमेंट टैक्स लेती है सरकार। क्या लेती है, विज्ञापनों पर कर लेती है। संचार कर, कौन सा कर, तो संचार कर, यानी कि टेलीफोन, डाक एवं तार संचार व्यवस्था जो होती है, जैसे कि अपनी फोन कॉल होती है ना, तो पहले चलती थी तो पहले जो 1 रुपया दोस्तों उसमें डालते थे, तो उसमें भी क्या लगता है, टैक्स लगता है। क्या लगता है, इतना रुपया टैक्स का लग गया। अब जैसे आप रिचार्ज कराते हो दोस्तों, तो रिचार्ज में जैसे पहले छोटा कूपन आता था, उस पर लिखे रहते इतनी % GST है इस पर, इतना दोस्तों आपने डराया तो इतने, आज जैसे 10 रुपये का रिचार्ज डराया तो अंदर मोबाइल में 8 रुपये का आया, 2 रुपए की क्या कट गई, GST कट गई। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या हो गया, टेलीफोन एवं डाक कर हो गया, कम्युनिकेशन टैक्स हो गया। रेलवे से राजस्व दोस्तों, रेलवे रेवेन्यू, यानी कि भाई रेलवे जितनी कमाई कर रहा है उसका, उसमें से क्या आएगा, उसमें से क्या जाएगा भाई, वहां पर बचत जो होगी वो केंद्र सरकार को जाएगी। बैंकों से आए दोस्तों, इनकम फॉर्म बैंक्स की बात करें, सेवा कर की बात करें, सर्विस टैक्सेस की बात करें, किसकी, सर्विस टैक्सेस की यहां पर अपन बात करते हैं। तो करों का विभाजन, अब देखते हैं भाई जो कर हैं उन करों का क्या विभाजन की बात करें, उन करों को बांटने की बात करें, टैक्सेस को बांटने की बात करें, तो देखो यहां पर ऐसे कर दोस्तों जो केंद्र लगाता है और एकत्र करता है। ऐसे कर जो जिन पर जो केंद्र लगाता है, यानी कि टैक्स, ऐसे टैक्स जिनको केंद्र सरकार लगाती है, ठीक है, केंद्र सरकार लगाती है और इकट्ठा भी करती है, परंतु राज्य को दे देती है। किसको दे देती है, राज्य को देती है। जैसे भूमि कर दोस्तों, कौन सा कर, भूमि कर, लैंड टैक्स की बात करें, कृषि भूमि को छोड़कर, कौन सी भूमि, जो कृषि भूमि है जिस पर खेती की जाती है उसको छोड़ दिया जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। उसको छोड़कर दोस्तों यात्री कर, संपत्ति कर, विज्ञापन कर, कौन से कर, यात्री कर, यात्रियों से लिया जाने वाला कर, संपत्ति कर, जिसके पास ज्यादा संपत्ति है दोस्तों उस पर लिया जाना कर, विज्ञापन कर, यानी कि विज्ञापन जो ऐड होते हैं दोस्तों उनसे जो लिया जाने वाला कर है। तो वहां से जो कर आता है दोस्तों वो राज्य को देती है। किसको देती है, केंद्र सरकार राज्य को देती है। ऐसे कर जो केंद्र लगाता है परंतु राज्य एकत्र कर अपने पास रखता है। क्या दोस्तों, ऐसे कर जिसको केंद्र तो लगाता है लेकिन इकट्ठा कौन करता है, राज्य सरकार करती है और अपने पास में रखती भी है उस टैक्स को। तो वो होता है दोस्तों स्टाम्प कर। कौन सा कर, स्टाम्प कर, स्टाम्प ड्यूटी कहते हैं ना। दवाइयों एवं मेकअप पर जो कर होता है, दवाइयों पर कर जो लगता है दोस्तों, बहुत कर लगता है, दवाइयों पर कर लगता है, ठीक है, उसकी बात करें। मेकअप जो होता है दोस्तों, कॉस्मेटिक्स की बात करें, ठीक है, उस पर जो कर लगता है, टैक्स लगता है उसकी, तो उसको राज्य सरकार इकट्ठा करती है, अपने पास रखती है। ऐसे कर जो केंद्र लगाता है और केंद्र एकत्र करता है दोस्तों, तथा केंद्र राज्य में विभाजित होते हैं। यानी कि एक तो वो हो गए दोस्तों जहां पर केंद्र
लगाता है, इकट्ठा करता है, राज्य को दे देता है। एक वो दोस्तों केंद्र लगाता है, राज्य इकट्ठा करता है, अपने पास रखता है। एक हो गया केंद्र कर लगाएगा दोस्तों, कौन? केंद्र कर लगाएगा, और उसके बाद बात करें इकट्ठा भी करेगा, कौन? केंद्र टैक्स लगाएगा, केंद्र उस टैक्स को इकट्ठा भी करेगा। जब टैक्स आएगा उसके बाद दोनों आपस में बांट लेंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आपस में उसको बांट लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से केंद्र और राज्य के मध्य करों का विभाजन हो जाता है। जैसे दोस्तों आयकर, इनकम टैक्सेज की बात करें, किसकी? इनकम टैक्स, किसी व्यक्ति की आय पर लगने वाला जो कर होता है। ठीक है, तो ऐसा कर इनकम टैक्स दोस्तों जिसमें आय जो होती है किसी व्यक्ति की, उस पर लगाया गया कर, जिसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों आपस में बांट लेती हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आता है राज्य सरकार की आय के साधन। भाई समझ में आ रहा है ना, सारी चीजें बताते जाइए तुम। ठीक है, समझ में नहीं आए ना, बेधड़क पूछना, बेधड़क पूछना, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद है दोस्तों अपना केंद्र से प्राप्त हिस्से के अतिरिक्त राज्यों को कुछ कर स्वयं लगाने, एकत्र करने और उपयोग करने का अधिकार है। क्या भाई? केंद्र से प्राप्त हिस्से के अतिरिक्त दोस्तों राज्यों को कुछ कर स्वयं लगाने, यानी कि राज्य जो होता है खुद टैक्स लगाता है, राज्य सरकार खुद टैक्स लगाती है, उसको एकत्र करती है और उसका उपयोग करती है। जैसे दोस्तों लैंड टैक्स, यानी कि कृषि योग्य भूमि पर टैक्स लगाती है, राज्य सरकार लगाती है और उसको इकट्ठा करती है और अपने उपयोग में लेती है। हाउस टैक्सेस की बात करें, देखो भाई लैंड टैक्स है, उस पर केंद्र सरकार कोई भी क्या नहीं लगा सकती? टैक्स नहीं लगाती, यानी कि भूमि कर पर भूमि कर कौन नहीं लगाएगी? केंद्र सरकार नहीं लगाएगी। कौन लगाएगी? तो उसमें दोस्तों कृषि योग्य भूमि पर, यानी कि जो लैंड टैक्स है केंद्र सरकार लगाएगी, लेकिन कृषि योग्य भूमि पर नहीं लगाएगी। ठीक है, कृषि योग्य भूमि पर कौन लगाएगा? तो राज्य सरकार लगाएगी। हाउस टैक्सेस, मकान कर, यानी कि मकान पर जो कर लगाया जाता है, हर मकान पर कर लगता है, सभी व्यक्ति मकान कर देते हैं भाई अपना अपना। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम दोस्तों कृषि से जो आय होती है उस पर लगाया जाने वाला टैक्स। ठीक है, इसके बाद दोस्तों वनों से आय जो होती है उस पर राज्य सरकार टैक्स लगाती है। सेल टैक्स की बात करें दोस्तों, बिक्री कर, अपना सामान राज्य किसी दूसरे राज्य को बेचता है। ठीक है, कोई व्यक्ति दोस्तों, राज्य का कोई व्यक्ति किसी दूसरे राज्य को टैक्स बेचता है तो उस पर राज्य सरकार क्या लगाएगी? टैक्स लगा देती है। क्या लगा देती है? टैक्स लगा देती है। नशीले पदार्थों पर कर दोस्तों, किस पर? नशीले पदार्थों पर कर। ठीक है, शराब पर, भांग आदि पर कर कौन लगा सकती है? राज्य सरकार लगा सकती है। राज्य में छपने वाले विज्ञापनों पर कर, राज्य में कोई भी एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है दोस्तों राज्य के किसी व्यक्ति के द्वारा, तो वहां पर राज्य सरकार टैक्स लगा सकती है। इसके बाद आता है भाई अगला, राज्यों को अनुदान, यानी ग्रांट्स इन एड की बात करें। किसकी? ग्रांट्स इन एड की बात करें, यानी कि राज्यों को अनुदान। अब अनुदान यानी कि राज्यों को पैसा देने की बात आती है। जैसे बजट आता है, अब बजट आया भैया तो राज्य, हर राज्य बात लगा के बैठा होता है कि मेरे लिए क्या मिलेगा। जैसे राज्य में जब बजट आता है ना, तो हर जिला सोचता है कि मेरे जिले को मेरे को क्या मिलेगा। हर जिले का दोस्तों जो है मुखिया सोचता है हमारे जिले को क्या मिला, हर जिले का व्यक्ति सोचता है हमारे जिले को क्या मिला। ऐसे ही जब दोस्तों केंद्र का बजट निकलता है तो वो हर राज्य ये सोचता है कि हमारे राज्य को क्या सुविधाएं मिली, कितना बजट है हमारे राज्य के लिए पारित किया गया। तो इसी तरह भैया देखो यहां पर बात हो रही है केंद्र को अनुदान, केंद्र सरकार राज्यों को योजनाएं, कल्याण एवं विकास कार्यों के लिए दोस्तों आर्थिक सहायता प्रदान करती है। क्या करती है? आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों देखो कि योजनाओं, कोई भी योजना आती है दोस्तों, केंद्र सरकार कोई भी योजना लेकर के आती है किसी राज्य के लिए, तो वहां पर यानी कि राज्य के लिए क्या होगा? उससे विकास हो, उसके उस राज्य का विकास हो। अब जब विकास कैसे होगा भाई? पैसा लगेगा वहां पर, तो पैसा यानी कि किस राज्य के लिए कितना वित्त आया भाई यहां पर उस योजना के लिए बात करें। ठीक है, राज्यों द्वारा ऋण दोस्तों, यानी कि लोन्स बाई स्टेट्स की बात करें अपन, राज्यों को आकस्मिक व्यय हेतु ऋण लेने की सुविधा दी गई है। किसी भी राज्य को अचानक कोई जरूरत पड़ने पर दोस्तों क्या ले सकता है? वो ऋण ले सकता है। बोले ना कर्जा, कर्जा, तो भैया कर्जा ले सकता है कोई भी राज्य, वो अचानक कोई भी परिस्थिति के अंदर। ठीक है, वित्तीय आपातकाल दोस्तों, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं अपन यहां पर। वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है कोई भी, कब? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। देखो भाई वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है कहां पर? किसी राज्य के अंदर। क्या लगाया जाता है? वित्तीय आपातकाल। देखो देश की आर्थिक स्थिति संकट में होने पर दोस्तों, विदेश की आर्थिक स्थिति संकट में हो जाती है भाई,
यानी कि बहुत ज्यादा दोस्तों दिक्कत आ जाती है, किसी राज्य की अर्थव्यवस्था का डूब जाए, क्या हो जाए, किसी देश की अर्थव्यवस्था, बैंक दोस्तों करप्ट हो जाए, क्या हो जाए, कोई व्यक्ति बैंक करप्ट हो जाता है ना, दिवालिया हो जाता है। इसी तरह भैया देश भी क्या हो जाता है, एक तरह से कोई देश या कोई राज्य जिसकी अर्थव्यवस्था दोस्तों डूब जाए, रुपया जो है बहुत नीचे स्तर पर आ जाए, क्या आ जाए, कोई भी रुपया नीचे स्तर पर आ जाए दोस्तों, यानी कि दोस्तों उस देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डूब गई, क्या हो गई दोस्तों, उस देश की मंदी, यानी कि उस देश में क्या आ गई, मंदी आ गई भाई, मंदी आ गई, यानी कि गरीबी के हालात पैदा हो गए भाई उसके अंदर। तो यहां पर बात करें दोस्तों कि देश की अर्थव्यवस्था संकट में होने पर यह घोषित किया जा सकता है कि ऐसी स्थिति में राज्यों के वित्त विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजे जा सकते हैं। क्या ऐसे जो विधेयक हैं दोस्तों, ऐसे वित्त विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजे जा सकते हैं कि अब यहां पर इस राज्य के अंदर जहां पर वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है, इस देश के वित्त संबंधित कोई भी समस्या होगी, कोई भी काम करना होगा वित्त से संबंधित, कोई भी योजना लानी होगी, तो केंद्र सरकार निर्णय लेगी, ना कि अब राज्य सरकार को कोई निर्णय वित्त से संबंधित दिया जाएगा। तथा सरकारी कर्मचारियों के जो वेतन भत्ते हैं दोस्तों, उनमें क्या की जा सकती है, अब कटौती की जा सकती है। जब किसी राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगाएगी, वहां पर दोस्तों मंदी आएगी, तो वहां के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उन एम्प्लॉयज की तनख्वाह काट ली जा सकती है। ठीक है, इसके बाद देखो भाई, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंशियल कमीशन की बात करें दोस्तों अपन, वित्त आयोग, तो कल अपन ने प्लानिंग कमीशन की बात की थी, यानी कि योजना आयोग की, आज अपन वित्त आयोग की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 280 की बात करें दोस्तों, कौन सा, तो अनुच्छेद 280। सुनो भैया, तो देखो यहां पर केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की समीक्षा के लिए, क्या दोस्तों, केंद्र राज्य के मध्य क्या, वित्तीय संबंध, पैसे से संबंधित लेन देन की बात कर रहे हैं, ठीक है, उनकी समीक्षा के लिए यानी कि जांच के लिए फाइनेंशियल कमीशन की व्यवस्था की गई दोस्तों, यानी कि एक वित्त आयोग की क्या की गई, व्यवस्था की गई, जो इस मामले को संभालेगा, ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट को देखेगा, केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्तीय लेन देन होता है, उस वित्तीय लेन देन को क्या करेगा, देखेगा। इसके अध्यक्ष और 4 सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों, यानी कि वित्त आयोग का क्या होता है, एक आयोग होगा, उसका एक अध्यक्ष होगा, उसमें दोस्तों सदस्य भी होंगे। तो वित्त आयोग का एक होता है अध्यक्ष, एक होता है सदस्य। उस वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है और जो 4 सदस्य होते हैं, उनकी क्या करती है, नियुक्ति कौन करती है, केंद्र सरकार में जो राष्ट्रपति होता है, यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है दोस्तों, वो प्रेसिडेंट क्या करता है, उसकी नियुक्ति करता है। और इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। किसका, जो वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है, उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। आलोचना एवं मूल्यांकन दोस्तों, क्रिटिकल एवैल्यूएशन की अपन यहां पर बात करते हैं। क्या क्रिटिकल एवैल्यूएशन की बात करें, देखो क्या है दोस्तों, आलोचना और मूल्यांकन, यानी कि अब यहां पर अपन ने दोस्तों जो वैधानिक संबंध पढ़े, जो प्रशासनिक संबंध पढ़े, ठीक है, जो प्रशासनिक संबंध पढ़े दोस्तों, जो वित्तीय संबंध पढ़े, जो वैधानिक संबंध पढ़े, अब इनकी आलोचना और इनके जो मूल्यांकन है, उनकी अपन यहां पर अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो, भारतीय संविधान में केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। बिल्कुल, केंद्र को ज्यादा शक्तियां हैं राज्य की तुलना में, कि राज्य सरकार को कितनी है दोस्तों, 61 विषय दिए गए हैं, केंद्र को 100 विषय दिए गए हैं। तो केंद्र को राज्य की तुलना में अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि देखो, वैधानिक संबंधों में केंद्र का प्रभुत्व, यानी कि केंद्र की प्रधानता, वैधानिक संबंधों में केंद्र की प्रधानता या केंद्र का प्रभुत्व की अपन यहां पर बात करें तो देखो, यानी कि डोमिनेंस ऑफ सेंटर इन लेजिस्लेटिव दोस्तों रिलेशंस की बात करें अपन यहां पर, देखो केंद्र को सबसे अधिक तथा महत्वपूर्ण विषय दिए गए हैं दोस्तों। किसको, जो केंद्र सरकार है उसको सबसे अधिक और सबसे महत्वपूर्ण विषय दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, सबसे महत्वपूर्ण विषय दिए गए हैं। कॉनकरेंट लिस्ट में केंद्र के कानून को राज्य के कानून पर प्रधानता प्राप्त है। क्या दोस्तों, जो केंद्र का कानून है उसको राज्य के जो कानून है उन पर क्या है, प्रधानता प्राप्त है। क्या है, प्रधानता, यानी कि उनकी तुलना में दोस्तों जो केंद्र के कानून है वो ज्यादा मान्य रखते हैं। क्या है, ज्यादा मान्य है, ठीक है। विशेष परिस्थितियों में संसद स्टेट लिस्ट के विषयों पर भी कानून बना सकती है। कोई भी विशेष परिस्थिति में दोस्तों जो इस संघराज्य सूची के जो विषय हैं, उन राज्य सूची के विषयों पर भी कानून कौन बना सकती है, संसद बना सकती है। कौन बना सकती है, संसद बना सकती है, ठीक है। यानी कि कौन बना सकती है यहां पर दोस्तों, संसद उस पर कानून बना सकती है। इसके बाद देखो, तो ये एक पहली आलोचना हो गई।
केबी पांडे का कथन है दोस्तों, किसका? केबी पांडे, स्टेटमेंट ऑफ केबी पांडे की बात करें और क्या कहते हैं, क्या कथन है उनका दोस्तों? तो केबी पांडे विद्वान है। यहां पर राज्य सूची पर एक दृष्टि डालने से यह ज्ञात होता है कि ये विषय कितने महत्वहीन तथा अस्पष्ट हैं, कि राज्य सूची के जो विषय हैं वो कितने महत्वहीन और अस्पष्ट हैं। यानी कि वहां पर दोस्तों राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, वहां पर विशेष परिस्थितियों में भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, केंद्र सरकार उनको अपने हाथ में ले सकती है उन राज्य सूची के विषयों को। ठीक है, तो ये कैसे हैं? महत्वहीन है। अगली आलोचना है दोस्तों राज्य विधानमंडलों की शक्ति पर अंकुश। किस पर? राज्य विधानमंडल जो है उनकी शक्ति पर अंकुश कौन लगा सकती है? केंद्र। यानी कि चेक ऑन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करें दोस्तों अपन, देखो राज्यपाल राज्य विधानमंडल के द्वारा, कौन? राज्यपाल राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित दोस्तों जो विधेयक है उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज सकता है और राष्ट्रपति उसकी स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। क्या दोस्तों? कि विधानमंडल, राज्यपाल विधानमंडल के द्वारा, यानी कि विधानमंडल से कोई भी विधेयक पारित होता है, क्या होता है? विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो विधान राज्य के अंदर होती है, तो किसी विधानसभा या किसी राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा कोई विधेयक पारित हो जाता है दोस्तों, वो राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखता है कि मैं इसको राष्ट्रपति को पहले पहुंचाऊंगा, राष्ट्रपति ही इस विधेयक को दोस्तों पारित करेंगे, तब यह विधेयक क्या होगा? लागू होगा। अब दोस्तों होता क्या है वहां पर कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उस विधेयक को सुरक्षित रख लिया। ठीक है, अब वहां पर उसको स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख लिया, राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया। अब राष्ट्रपति आपके लिए बाध्य नहीं है कोई कि उसको स्वीकृति दे या ना दे, यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो उसको अपने जेब में रख सकता है कि भाई नहीं, ये विधेयक लागू नहीं होगा। ठीक है, तो विधेयक लागू नहीं होगा और नहीं होगा तो नहीं होगा, यानी कि भाई उसको इसकी क्या है, आप उसको बाध्य नहीं कर सकते, आप उस पर दबाव नहीं डाल सकते। किस पर? राष्ट्रपति पर। क्यों? क्योंकि उसके पास केंद्र की शक्तियां हैं, उसके पास शक्तियां ज्यादा हैं आपसे। इसके बाद है दोस्तों आरपी पांडे का कथन। तो यह आशंका व्यक्त की गई कि यदि राष्ट्रपति राज्य के विधेयकों पर विचार करने में दोस्तों अधिक सक्रिय भूमिका निभाने लगे, यह आशंका व्यक्त की गई। कौन कहता है ऐसा? आरपी पांडे कहते हैं कि यदि राष्ट्रपति राज्य के विधेयकों पर विचार करने में अधिक समय निभाने लगे तो संविधान की पूरी संरचना प्रभावित हो सकती है। आरपी पांडे कहते हैं कि भैया ऐसे अब राष्ट्रपति सभी राज्य के जितने भी विधेयक हैं उन पर टाइम लगाने लगेगा तो ऐसे तो भाई संविधान की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी। इस तरह से आलोचना कौन करते हैं? दूसरे में दोस्तों आरपी पांडे। तीसरा है प्रशासनिक शक्तियों में केंद्र की सर्वोच्चता है। बिल्कुल भाई, जो प्रशासनिक शक्तियां हैं उनमें केंद्र को ज्यादा शक्ति प्राप्त है। ठीक है, यानी कि सुपरमेसी ऑन द सेंटर इन एडमिनिस्ट्रेशन पावर की बात करें भाई, देखो यद्यपि ड्युअल पॉलिटी यानी कि द्वैध शासन की बात करें, क्या ड्युअल पॉलिटी का मतलब होता है? द्वैध शासन। ठीक है, तो ड्युअल पॉलिटी की व्यवस्था है, फिर भी राज्य प्रशासन केंद्र के निर्देशों की अवहेलना नहीं कर सकता। भाई भारत के अंदर ड्युअल पॉलिटी यानी कि द्वैध शासन, यानी कि देखो मैंने बताया था 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके अंदर दोस्तों उनके अंदर प्रशासन की व्यवस्था अलग है, राज्यों के अंदर प्रशासन की व्यवस्था अलग है और केंद्र के अंदर प्रशासन की व्यवस्था अलग है। फिर भी राज्य प्रशासन केंद्र के निर्देशों की अवहेलना नहीं कर सकता, यानी कि राज्य के अंदर की जो प्रशासन व्यवस्था है वो केंद्र की क्या नहीं कर सकती? अवहेलना नहीं कर सकती, उनकी अवमानना नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कि वो माने नहीं, उसको जो भी निर्णय होगा केंद्र का वो मानने पड़ेंगे और ना ही उसके विरुद्ध कार्य कर सकता है कोई राज्य। इस तरह से दोस्तों तीसरी अपनी क्या हो गई? आलोचना। चौथी है राज्यपाल की भूमिका, रोल ऑफ द गवर्नर। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है। क्या की जाती है? हाँ भाई बिल्कुल की जाती है। उसका कार्यकाल भी केंद्र पर निर्भर करता है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है, उसका कार्यकाल भी दोस्तों केंद्र पर ही निर्भर करता है। बिल्कुल करता है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिससे उसकी भूमिका केंद्र के प्रति अधिक उत्तरदायी मानी जाती है। जिससे दोस्तों ऐसा लगता है कि राज्यपाल जो है वो केंद्र के प्रति क्या है? उत्तरदायी है। क्या है? केंद्र के प्रति ज्यादा उत्तरदायी है दोस्तों वो। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, कौन सा दोस्तों? आर्टिकल 360 की अपन यहां पर बात करें तो देखो
अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य सरकार को दोस्तों बर्खास्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? किसी भी राज्य की राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है अनुच्छेद 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा करके। क्या करके? राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो भाई, अगली आलोचना आती है कि संवैधानिक संशोधन में राज्य की सीमित भूमिका, बिल्कुल लिमिटेड भूमिका किसकी होती है? किसी भी राज्य की होती है। देखो, संवैधानिक संशोधन, भाई संविधान में संशोधन कोई राज्य कर सकता है क्या? क्या नहीं कर सकता भाई। संविधान में संशोधन राज्य से नहीं कर सकता। वहां पर दोस्तों दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। दो लोक सदन होते हैं जो कहाँ होते हैं? संसद में होते हैं। उन संसद के, उन दोनों सदनों के द्वारा दोस्तों उनके बहुमत लिया जाता है। 2/3 अधिक बहुमत से दोस्तों कोई विधेयक पारित हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति उस पर निर्णय लेता है दोस्तों, तब जाकर के वो विधेयक पारित होता है और वो उसमें कोई संशोधन हो पाता है। तो वहां पर केंद्र में बैठे हुए व्यक्ति ही करते हैं, राज्य में नहीं। ठीक है, 3 प्रक्रियाओं में, संविधान संशोधन की 3 प्रक्रियाओं में से केवल एक में दोस्तों राज्य को आंशिक भागीदारी दी गई है, जबकि अधिकांश संशोधन संसद के द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन का अधिकार भी किसको है? संसद को है। मैंने अभी थोड़ी देर बताया था, यानी कि पार्लियामेंट हैज द राइट टू चेंज द नेम एंड बाउंड्रीज एंड एनी स्टेट, यानी कि किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन होता है तो वहां पर केंद्र सरकार दोस्तों, संसद जो है वो निर्णय लेती है। कौन? संसद निर्णय लेती है। केंद्रीय संसद किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है दोस्तों, बिल्कुल बदल सकती है। जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया। ठीक है, इसके बाद एक राज्य को 2 भागों में विभाजित कर सकती है। ठीक है, किसी राज्य के क्षेत्र को दूसरे राज्य में मिला सकती है या पूर्ण राज्य का विलय कर सकती है। ठीक है, यह कार्य दोस्तों साधारण बहुमत से भी किया जा सकता है। क्या? जिससे संसद की प्रधानता स्पष्ट हो जाए। तो ये एक आलोचना अपनी ये हो गई भाई। ठीक है, इसके बाद अगली आलोचना है कुल राजस्व के 3/4 भाग पर केंद्र का अधिकार। किस पर? कुल राजस्व, जितना भी टैक्स जो है वो क्या होता है एक दोस्तों? कलेक्ट होता है। उस कलेक्ट किए गए टैक्स में यानी कि 3/4 भाग, यानी कि दोस्तों आप सोचो इस 1/4 भाग के 3/4 भाग पर क्या है? कलेक्शन केंद्र सरकार, जबकि 1/4 भाग जो है उस पर राज्य सरकार का अधिकार होता है सिर्फ। ठीक है, यानी कि देश के कुल राजस्व का लगभग 3/4 भाग जो है वो केंद्र को प्राप्त होगा, जबकि केवल 1/4 भाग जो है राज्य को प्राप्त होगा। ठीक है भाई, परिणाम स्वरूप राज्य अपने व्ययों के लिए केंद्र की आर्थिक सहायता और अनुदान पर निर्भर रहते हैं। इसके बाद अगला है अपना वित्तीय निर्धारण पर केंद्र का अधिकार। दोस्तों कोई वित्त है उस पर निर्धारण करना है तो उस पर भी किसका अधिकार होगा? दोस्तों केंद्र का। इसके बाद अपना अगला आता है देखो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो देखो भारत में वित्तीय निरीक्षण जो है दोस्तों उस पर कैग जो होता है उसकी नियुक्ति की जाती है। किसकी? कैग की। यह संस्था वित्तीय लेखा परीक्षण का कार्य करती है। इसके बाद दोस्तों केंद्रीकृत जो योजनाएं होती हैं उन योजनाओं में बात करें तो देखो देश में योजनाओं के निर्माण के लिए गठित प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग का अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसके सदस्य एवं विशेषज्ञों की नियुक्ति में राज्यों को कोई भागीदारी नहीं दी गई थी। ठीक है, इससे योजना निर्माण में केंद्र की प्रमुख स्पष्टता होती है। तो भाई देखो आज ये चैप्टर अपना यहीं पर समाप्त होता है। अगली जो क्लास है अपन कल पढ़ाएंगे। ठीक है।